हिसार के जिंदल अस्पताल की चिकित्सक एमडी डीएनबी डॉक्टर नेहा गर्ग ने आज विश्व अस्थमा दिवस पर कहा कि भारत में अस्थमा के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय भारत में 30 मिलियन से अधिक अस्थमा के रोगी हैं और ऐसे में लोगों को अस्थमा रोग के प्रति जागरूकता और लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। चिकित्सक नेहा गर्ग ने कहा कि अस्थमा 2 प्रकार का होता है। एक पुरानी सांस की बीमारी है जो सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, खांसी और घरघराहट का कारण बनती है। ये योग फेफड़ों के वायु मार्ग को प्रभावित करता है, जिससे पुरानी सूजन हो जाती है, जिससे वायु मार्ग ट्रिगर के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, जिससे अस्थमा के दौरे की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण, कारखानों, वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण अस्थमा बीमारी के शिकार हुए हैं। सांस लेने में कठिनाई के साथ खांसी, घरघराहट और सीने में जकड़न जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर नेहा गर्ग ने कहा कि खांसी के कारण फेफड़े से कफ उत्पन्न होता है, लेकिन इसको बाहर लाना काफी कठिन होता है। 2 तरीके का होता है, एक जेनेटिक होता है, एक बाद में अडेप्टिव होता है। जेनेटिक में क्या है, हम सारे लोग अस्थमा के लिए प्रोन होते हैं, लेकिन अंदर कुछ मरीजों के अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो ज़्यादा प्रोन होने की वजह से उन्हें छोटा मोटा कोई एलर्जन आ जाए, उससे वो ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे उनको ये बीमारी हो जाती है। अस्थमा बेसिक एक एलर्जी की बीमारी है, जिसके लिए हमें एक ट्रिगर होना चाहिए, चाहे वो धूल मिट्टी हो, चाहे वो पॉलन हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो कुछ खाने की चीज़ हो। किसी भी चीज़ से पेशेंट को अगर ट्रिगर हो जाता है तो वो अस्थमा फ्लेयर कर सकता है, मतलब एलर्जी बढ़ जाएगी तो पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत हो जाएगी, जिसको हम अस्थमा बोलते हैं। पेशेंट को सिर्फ खांसी होना, शरीर में छाती में जकड़न महसूस होना, सांस में सीटी जैसी आवाज़ आना, सांस फूलना, ये सब अस्थमा के लक्षण हैं। कोई भी एक चीज़ हो, सिर्फ खांसी हो, वो भी अस्थमा का पार्ट हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है सांस फूलना ही अस्थमा है। और इसकी बचाव क्या है, अगर आपको पता है आपको सांस लेने की दिक्कत हो रही है, तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कहाँ जाने से, क्या चीज़ खाने से या किस चीज़ से आपका ये सांस फूलती है। आपको अगर अपना ट्रिगर पता लग जाए कि मेरे को ये चीज़ से ये प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले आपको वो अवॉइड करना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर वो ट्रिगर अवॉइड करने के बाद भी आपको इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो डॉक्टर आगे टेस्ट करवा के या कुछ इनहेलर प्रिस्क्राइब करेगा तो हो जाएगा। बीड़ी पीने का काम है, हुक्का पीने का काम है, उससे एक अलग तरीके की बीमारी होती है जो कि एक सीओपीडी बोलते हैं जिसको। लेकिन जो पेशेंट अस्थमेटिक होते हैं उनमें अगर हम ये मिट्टी, जैसे मैंने बोला मिट्टी करता, वैसे ये पोल्यूशन हो गया या धुआं जो हो गया वो उसको बढ़ा देता है। तो अस्थमा वाला पेशेंट अगर बीड़ी पिएगा या चूल्हे का काम करेगा, उसका अस्थमा डेफिनेटली बढ़ जाएगा। हमारी अस्थमा की कैटेगरीज होती हैं माइल्ड, मॉडरेट, परसिस्टेंट। अगर वो माइल्ड वाला है वो मॉडरेट में जा सकता है, मॉडरेट वाला है वो परसिस्टेंट में जा सकता है। अस्थमा सीओपीडी के पेशेंट्स का एक ओवरलैप का हम एक नाम बोलते हैं, अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम, जो एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। जो अगर अस्थमा का पेशेंट है वो ठीक हो सकता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है अस्थमा वाले को लगातार ये दिक्कत रहे, जबकि सीओपीडी वाले को लगातार रहती है। अगर वो धूम्रपान करेगा और चूल्हे पे रोटी बनाएंगे तो वो उसको अस्थमा की दिक्कत जो नॉर्मल हो सकती है वो उसकी लगातार रह जाएगी और वो इस सिंड्रोम में, जिसका नाम है ACOS, उसमें आ सकता है। मैंने कितने मरीज ऐसे देखे हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया था जो अपनी सिर्फ 6 महीने की बेटी को लेके आया, जिसको अस्थमा डायग्नोज हुआ। उसको हम फ्रीक्वेंटली नेबुलाइज कर रहे थे। जब मैंने हिस्ट्री में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी एक 2 साल की बेटी और है, उसको भी यही दिक्कत है। मैंने उनकी फैमिली हिस्ट्री पूछी तो वो बोले हमारी फैमिली में कुछ नहीं है। बट एक पॉजिटिव हिस्ट्री क्या थी कि वो 5 साल पहले ही दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। इससे पहले वो लोकल एरिया में रहते थे और दिल्ली में 5 साल पहले शिफ्ट होने की वजह से उनकी दोनों बेटियों को ये प्रॉब्लम हो गई। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो दिल्ली का प्रदूषण है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा है, उसकी वजह से उनके बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है उनके जीन्स में ये प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन प्रदूषण की वजह से वो पॉजिटिव उनकी बेटियों में आ गई। प्रॉब्लम है मेनली वो यूथ की है, मतलब वो छोटे बच्चों से और यूथ में जल्दी पता लगती है। बड़े लोगों में अगर हम बोले कि 50 साल की उम्र में पहली बार अस्थमा डायग्नोज होना, वो बहुत कम चांसेस है। छोटी उम्र में तो अस्थमा पॉजिटिव आता है, उनकी फैमिली में किसी को हो ये पता लगता है। तो ये मेनली प्रॉब्लम बच्चों की और यूथ की है, जो आगे लगातार कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन ऐसे नहीं फर्स्ट टाइम जो पेशेंट डायग्नोज हो रहा है 50 साल की उम्र में अस्थमा डायग्नोज फैमिली में रन कर सकती है। अगर आपके फादर को है, आपके ग्रैंडफादर को है, तो आप चांसेस में रहते हो कि आपको हो जाए। होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एक कुछ प्रतिशत नॉर्मल इंसान से ज़्यादा चांसेस में हो कि आपको भी होगी।
तो ये मैंने बोला उसमें अगर पेशेंट को अस्थमा है, वो अपने ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, अस्थमा होने से क्या होगा, उसे सांस फूलेगी, सांस फूलने से क्या उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर गर्भवती औरत के शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो उसके बच्चे को ज़्यादा नुकसान करेगी। हमें ये लगता है कि गर्भवती होने के टाइम हम दवाइयाँ ज़्यादा ना लें ताकि बच्चे को नुकसान ना हो जाए, लेकिन अस्थमा में बहुत ज़रूरी है कि जो उसका इन्हेलर है वो ज़रूर ले, ताकि उसको कभी अस्थमा का अटैक ना आए, कभी उसकी ज़िंदगी में ऑक्सीजन की कमी ना हो जो बच्चे को नुकसान हो जाए। ये प्रॉब्लम क्या है, लोग अभी भी अस्थमा को एक सोशल स्टिग्मा मानते हैं। अगर उन्हें पता लगे कि मुझे अस्थमा है, मुझे इन्हेलर लेना है, तो वो पेशेंट दवाइयाँ खाना बेटर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू इन्हेलर लेना। तो कई लोग डॉक्टर के पास आना ही नहीं ज़रूरी समझते, सिर्फ लोकल डॉक्टर से दवाई, गांव के डॉक्टर से दवाई लेके ठीक होना पसंद करेंगे। तो 100 में से 70% तो लोग ऐसे हैं जो डायग्नोस हो पाते हैं कि ये अस्थमेटिक है। 69 में से 40% लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर की एडवाइस मान के इन्हेलर लेते हैं, 30% उसके बाद भी नहीं इन्हेलर लेते हैं। हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड का 30% रेशियो ग्लोबल बर्डन इंडिया में है, जो कि अराउंड 30 मिलियन है। और इसमें से अगर आप अस्थमा को डायग्नोस सही से नहीं कर रहे हैं या उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो तो 50% चांसेस है पेशेंट अस्थमा से या अस्थमा की वजह से सुपर एडेड इन्फेक्शन, कुछ निमोनिया हो जाए, उसकी वजह से मर सकते हैं। बोलना चाहूँगी, अगर आपको अस्थमा है, ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये एक जीन्स की बीमारी है। आप अगर उससे पीड़ित हैं तो आपको जितनी जल्दी पता लगे आप अपने डॉक्टर के नज़दीकी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। डायग्नोस अगर अस्थमा होता है तो डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन देता है, चाहे वो इन्हेलर है जो कि इसका मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें स्टीरॉयड्स है, वो आप ज़रूर लें। अगर आप वो नहीं लेते तो आप स्टेज 1 से स्टेज 4 में जाने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, जिसमें आपको लगातार प्रॉब्लम भी रहेगी, आपके पैसे भी लग जाएंगे और आप ठीक भी नहीं हो पाओगे। तो अस्थमा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे ठीक रहने के लिए डॉक्टर के पास घूमना बहुत ज़रूरी है। अपना इन्हेलर सिर्फ टैबू समझ के, स्टिग्मा समझ के मत छोड़िए, डॉक्टर बोलेगा तब छोड़िए, इसके अलावा मत। मैं डॉक्टर नेहा गर्ग हूँ, मैं जिंदल हॉस्पिटल में पिछले 5 महीने से काम कर रही हूँ। मैंने अपना MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर से किया है। मैंने अपनी MD गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से करी है। उसके बाद मैंने DNB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज़ दिल्ली से करी है। उसके बाद मैं 2 साल एसएफशिप वही मैंने दिल्ली में करी है और 4 महीने की मैंने ICU ट्रेनिंग मुंबई से करी है। सबसे पहले काम है कि उनकी काउंसलिंग करना कि वो इन्हेलर ले। अगर जो पेशेंट्स मेरी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मेरी रिटर्न एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो 70 to 80% ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और वो विद ट्रीटमेंट सिम्टम फ्री है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।